जय हिंद एवरीवन। आज हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हमने स्टार्ट किया था। इसके अंदर अभी तक हमने जो कंपनी का राज चल रहा था, तो कंपनीज रूल के अंदर हमने 1773 से हमने स्टार्ट किया था रेगुलेटिंग एक्ट से, और हमने 1853 तक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे कंपनी की जो पावर थी धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कम की है बाय रेगुलेटिंग द कंपनीज, जो भी उसके एक्ट्स थे उसके थ्रू। और उसके अंदर फिर चार्टर एक्ट्स पड़े थे जिसके अंदर मोनोपोली ख़त्म कर दी थी कंपनी की। इसके बाद जो आया था 1857 की रिवोल्ट के बाद क्राउन का रूल एस्टाब्लिश हुआ था। उसमें सबसे पहला जो एक्ट था 1858 का एक्ट हमने देखा था, जिसके अंदर धीरे धीरे अभी इंडियंस को पावर्स दी जाएगी। बेसिकली लेजिस्लेटिव जो पोर्शन है ना, जो आपका होता है, उसके अंदर लेजिस्लेचर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को पोजीशन दी जाए और उनको पावर दी जाए, ये यहाँ पे, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एस्टाब्लिश की जाए। ये हमने देखा था कि 1858 से स्टार्ट हो चुका था, जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो देखा था कि 3 इंडियंस को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था बाय द गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम भी वाइसरॉय कर दिया था, हमने देखा था। फिर 1858 तक हमने लास्ट जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर, वो था आपका 1919 का पढ़ा था, और आज हम पढ़ने वाले 1935 का एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा था कि कैसे 1999 के एक्ट में जो सेंटर और स्टेट थी, स्टेट तो नहीं लेकिन सेंटर और जो प्रोविंस थी, तो उन दोनों की जो सब्जेक्ट्स थे वो अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलता है ना, कि यहाँ पे सब्जेक्ट्स अलग अलग कर दिए, जहाँ पे जो ज़्यादा मेन और पावरफुल सब्जेक्ट है वो सेंटर के पास है, और जो बहुत ज़्यादा मतलब जिनके पास ज़्यादा पावर नहीं है या फिर जो ज़्यादा वैल्यू के नहीं है, जैसे एजुकेशन हेल्थ केयर हो गया, ये सब हमने देखा था कि कैसे प्रोविंशियल लेवल पे उनको वो वाले सब्जेक्ट में रखा है। तो यहाँ पे हमने डिवीजन ऑफ पावर देखा था। इसके अलावा सेंटर पे हमने देखा था कि कैसे बाई कैमरल सिस्टम आ चुका है, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस बनाया गया था, जिसके अंदर अभी जो ये हाउस होने वाला है उसमें कुछ सीटें इलेक्टेड भी थी और कुछ सीटें नॉमिनेटेड भी थी। इसके अलावा प्रोविंस पे हमने देखा था कि कैसे प्रोविंस में पीडीए सिस्टम आ चुका है, प्रोविंशियल डायथेसिस सिस्टम, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे ट्रांसफ़र और आपकी रिजर्व सीट बनाई गई थी, मतलब रिजर्व सीट नहीं, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट बनाए गए थे, जिसके अंदर वापस से जो पावर था वो डिवाइड किया गया था कि जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होंगे वो बेसिकली जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास रहेंगे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं वो गवर्नर और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो उस पे कानून बनाएगी। तो ये हमने देखा था कि यहाँ पे प्रोविंस लेवल पे डायल के सिस्टम आ चुका था। इसके अलावा हमने देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का थोड़ा-सा स्कोप बढ़ा दिया था, कि पहले वो सिर्फ़ मुसलमानों का था, फिर हमने देखा था कि इस वाले एक्ट के अंदर सिख, इसके अलावा एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन को भी इसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर यहाँ पे उनको जगह दे दी थी। इसके अलावा हाई कमिश्नर एक बिठा दिया था स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सामने ही, है ना? तो क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पावर्स कम करने के लिए। इसके अलावा अगले 10 साल में एक कमीशन आने वाला था, जो मतलब इंडिया के लिए अभी रूल क्या होंगे या फिर एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अगले 10 साल में एक कमीशन आने वाला था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। मैंने बताया था कि वो 2 साल पहले आ चुका था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि 1990 के बाद इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, है ना? उसमें जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ था वो आपका 1920 में हुआ था। उसके बाद हर 3 साल में मैंने बताया था कि जो लोअर हाउस था वो हर 3 साल में वहाँ पे सीट बढ़ जाएगी। तो 1920 के बाद 1923 में हुआ था नेक्स्ट इलेक्शन। फिर 1926 में हुआ था। इसके बाद 1927 में तो क्या आ गई थी, ये आ गई थी, साइमन कमीशन आ गया था। इसके अलावा यहाँ पे आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे 1928 में क्या बोलते हैं, जो नेहरू रिपोर्ट आएगी, जिसके अंदर जो आपके जवाहरलाल नेहरू के जो फादर हैं आपके मोतीलाल नेहरू, वो अपनी नेहरू रिपोर्ट एस्टैब्लिश करते हैं, जिसके अंदर वो बेसिकली वो मांगते हैं इंडिया के लिए डोमिनियल स्टेटस मांगते हैं। लेकिन 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज का जो है, पूर्ण स्वराज के लिए यहाँ पे नेहरू जी पास करवा देते हैं, है ना, कि अभी इंडिया को क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पास करवा देते हैं अपने लाहौर के सेशन में 1929 के अंदर। इसके अलावा हमने 1930s के अंदर, है ना, कि 26 जनवरी
1930 को हमने अपना इंडिपेंडेंस डे भी बनाया था। तो ये आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे हिस्ट्री में ये सब चल रहा है। और 1920 के जो इलेक्शन थे उसके अंदर कांग्रेस में तो पार्ट नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी ने पार्ट लिया था, जो पहले कांग्रेस के ही नेता थे। लेकिन बेसिकली वो फिर अलग हो चुके थे, क्योंकि बेसिकली आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही थी। तो एसएन बनर्जी जो थे उन्होंने अपनी खुद की अलग से पार्टी बनाई थी, जो 1920 के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़े थे। ठीक है, तो इनकी पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है, तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की पार्टी के अंदर इन्होंने 1920 के इलेक्शन लड़े थे। इसके अलावा 1923 और 1926 के अंदर कांग्रेस नहीं लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब बेसिकली इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जैसे मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, चित्तरंजन दास। तो उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बना दी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और यहाँ पे स्वराज पार्टी पार्ट लेती है 1923 के इलेक्शन में और 1926 के इलेक्शन में, जिसमें वो मतलब इलेक्शन जीत भी जाती काफ़ी सारी सीट्स पे। इसके अलावा 1928 में जैसे मैंने बताया नेहरू रिपोर्ट आई थी। इसके अलावा जिन्ना के 14 पॉइंट्स भी आए थे, हाँ, नेहरू रिपोर्ट्स, जिसके अंदर यहाँ पे बेसिकली डोमिनेंट स्टेटस की बात की थी कि इंडिया एज अ डोमिनेंट स्टेटस अब दे दो। लेकिन फिर 1929 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मतलब रिजोल्यूशन पास होता है कि डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, अभी हम क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये सब बेसिकली चल रहा था। फिर 1929 के बाद 1930s में क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी मीटिंग्स बुलाई जाती है कि पूर्ण स्वराज तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पे फिर आरटीसी ना काफ़ी सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। और 1930 में अपना ये भी स्टार्ट हो चुका है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो जो अंग्रेज है बेसिकली परेशान हो चुके हैं ना कि काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है इनको, क्योंकि पब्लिक बहुत सारा मतलब रिवॉल्ट कर रही है ना, मतलब मास मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है, तो इसलिए फिर आरटीसी कंडक्ट करवाई जाएगी रेट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि आपको क्या चाहिए, तो आमने सामने बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी मेन मेन लीडर है उनको लंदन बुलाया जा रहा था। तो पहले में तो गांधी नहीं गए थे, फिर सेकंड में गए थे, है ना। फिर यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट भी होता है। फिर थर्ड में नहीं जाते, है ना, वापस आ जाते हैं, वापस अपना ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट बेसिकली बी आर अम्बेडकर को भी था कि जो एससी जो कम्युनिटी या फिर जो डिमिनिस्ट मतलब जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए, जैसे मुसलमानों को मिल चुका है, इसके अलावा बाकी सारे धर्मों को मिल चुका है। तो ऐसे ही एससी एसटी के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे बनवाने की बात की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, लेकिन गांधी जी नहीं माने। और यहाँ पे गांधी जी जेल के अंदर बेसिकली पूना की जेल के अंदर वो क्या बोलते हैं, फास्ट अनटिल डेथ कर देते हैं कि जब तक बी आर अम्बेडकर नहीं मानते तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे काफ़ी दिन तक वो नहीं खाते, फिर बी आर अम्बेडकर आता है, फिर समझौता होता है कि यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगा पूना पैक के अंदर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे 1930 के बाद भी हुई है। इसके अलावा 1939 से फिर वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाएगी। फिर 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू चलेगी, जिसके अंदर फिर अंग्रेज़ों की जो हालत है वो थोड़ी और ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो जाएगी, है ना। उसमें काफ़ी सारे इंडियंस वापस से रिवोल्ट करेंगे, है ना। यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है 1942 के अंदर। फिर धीरे धीरे फिर जब ब्रिटिशर्स के अंदर जो आर्मी थी, है ना, जो नेवी थी, उसके अंदर ही जब वो हो जाता है ना, म्यूटिनी हो जाती, तब ब्रिटिशर्स की आंखें में नीर टूट जाती है और फिर 1947 में इंडिया को आज़ाद करा देते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ तक हमने स्टार्ट मतलब बेसिकली ये हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा और भी बता दिया, ताकि आपको मतलब पॉइंट कनेक्ट करने में थोड़ी आसानी हो और आपको जो चीज़ें रटनी ना पड़े और आप चीज़ों को कनेक्ट करना सीख पाओ। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लाया क्यों गया था, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्शन हो रहे थे यहाँ पे, तो जो मेन पार्टी थी कांग्रेस वही पार्ट नहीं ले रही थी, इसलिए फिर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की यहाँ पे बात छेड़ी गई। तो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे वहाँ पे बात छेड़ी गई ना कि यहाँ पे जो साइमन कमीशन आया था उसके अंदर बहुत सारा रिवोल्ट हुआ था। तो यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे बने थे, जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इंडिया के लिए, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने साइमन कमीशन भेजा था। तो लेकिन जब रिवोल्ट आया इंडिया की तरफ से, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिशर्स ने ऐसा कहा कि इंडियंस कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, आप तो पढ़े लिखे ही नहीं हो। इसलिए फिर यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट आती है ना। फिर बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करें कि इंडिया के लिए अभी कैसा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, रूल्स क्या होंगे, और बेसिकली इलेक्शन में कौन पार्ट ले सकता है, लेजिस्लेचर के अंदर कौन पार्ट ले सकता है, ऐसा पूरा रूल सेट ऑफ रूल बनाने की कोशिश थी हमारी 1935 के अंदर।
तो उसी के लिए फिर साइमन कमीशन आया था 1927 के अंदर कि उसके रिपोर्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक नया लॉ बनाएंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें कि 1935 का जो एक्ट था वो किसके बेसिस पे, तो किसकी किसकी रिकमेंडेशन थी, तो यहाँ पे साइमन कमीशन एक हो गया। तो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन के थ्रू सेकेंड था आपकी जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जो भी डिस्कशन हुआ था तो उसके बेसिस पे, इसके अलावा इन दोनों को मिक्स करके एक वाइट पेपर बनाया गया था। तो देयर वाज अ पेपर, द वाइट पेपर बनाया गया था 1933 के अंदर। तो इसकी भी रिकमेंडेशन थी कि इसके अंदर जो लिखा था, तो इन दोनों को मिक्स करके वाइट पेपर बनाया गया था जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो इंडिया के लिए यहाँ पे बनाया गया था 1933 के अंदर इन दोनों की रिकमेंडेशन के बाद। इसके अलावा यहाँ पे ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी वहाँ पे काफ़ी सारी जॉइंट सेलेक्ट कमिटी बनाई गई थी जो अलग अलग जो भी पावर्स होगी वो देखेंगे कि कौन सी पावर किसको मिलेगी, है ना। तो जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज बनाई गई थी। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों, इन साइमन कमीशन के बेसिस पे इसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी डिस्कशन होता और जो वाइट पेपर के अंदर जो लिखा गया था, इसके अलावा जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ने जो भी डिस्कस करके जो रिकमेंडेशन दी थी, इसके बेसिस पे फिर 1935 का ये एक्ट बनाया गया था। अभी ये जो एक्ट था इट वाज द लॉन्गेस्ट एक्ट, तो काफ़ी लंबा एक्ट था। अराउंड अराउंड 321 यहाँ पे सेक्शंस थे, 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स लिखे गए थे। तो काफ़ी लंबा यहाँ पे ये एक्ट बनाया गया था, 10 शेड्यूल्स। इसके अलावा जो ये पूरा एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको फिर आगे जाके 1935 के बाद क्या होता है कि यहाँ पे बर्मा को इंडिया से अलग किया जाता है। तो उसका जो भी उसके जो पार्ट थे वो अलग किए जाते हैं, तो उसके लिए अलग से एक्ट बनता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, तो स्प्लिट होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो रहता ही है, लेकिन उसमें से जो भी बर्मा के लिए जो भी एक्ट बनाए गए थे तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 अलग बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस पूरे एक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे एक्ट तो 1935 में आ गया था बर्मा के लिए। बर्मा बेसिकली आज का ये है ना, ये अपना बाजू में तो है ना कि म्यांमार को, है ना। बर्मा मतलब आज का जो म्यांमार है उसको अलग इंडिया से किया था 1935 में, एक्ट अलग किया था। और बेसिकली 1937 में वो एक्चुअल में सेपरेट हो चुका था इंडिया से। तो अगर पूछे कि व्हेन वाज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो 1937 में। और कौन से एक्ट के थ्रू, तो गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 के थ्रू, है ना। और यहाँ पे बर्मा इंडिया में ज्वाइन कब हुआ था, तो आपको 1885 में जब कांग्रेस बनी थी ना, उसी साल में यहाँ पे बर्मा भी इंक्लूड किया गया था। एंग्लो बर्मा जो वॉर हुई थी उसके बाद, तो 3 एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी। बेसिकली 1826 से स्टार्ट हुई थी और 1885 तक यहाँ पे 3 एंग्लो बर्मा वॉर हुई थी। तो धीरे धीरे करके पूरे बर्मा को इंडिया के अंदर ऐड किया गया था। और यहाँ पे 1935 के बाद बर्मा को यहाँ पे निकाला गया है इंडिया से, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा यहाँ पे इंडिया में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसकी पोस्ट को यहाँ पे हटाया गया है ना। क्योंकि बेसिकली पहले क्या था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था अ, वो पहले इसके लिए ना, बर्मा के लिए, इंडिया के लिए और एडन के लिए, तीनों का एक ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। लेकिन अभी क्या था कि एडन अलग हो चुका था और ये बर्मा भी अलग हो चुका था। इसलिए फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी पावर को भी यहाँ पे कम कर दिया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर देखें तो मेन मेन प्रोविज़न क्या क्या थे, तो यहाँ पे सबसे पहले फेडरल स्ट्रक्चर की बात की थी कि इंडिया के लिए क्या लाएंगे, एक फेडरल सिस्टम लेके आएंगे। फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है, यूनियन और जो स्टेट होते हैं उनकी पावर डिफरेंट डिफरेंट की जाती है। तो ऑलरेडी हमने देखा था कि यहाँ पे जो डायरकल सिस्टम तो ला चुके थे, तो डायरकल सिस्टम तो था, है ना। दायर की जो थी पीडीएस सिस्टम जो लाया था, है ना। पीडीएस सिस्टम के अंदर यहाँ पे पावर्स को डिवाइड किया गया था बाय, मतलब जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव सेंट्रल और प्रोविंस के जो सब्जेक्ट्स है वो तो अलग अलग कर दिए थे। लेकिन वो सिस्टम जो पीडीएस सिस्टम आया था ना, कि यहाँ पे रिजर्व और ट्रांसफर यहाँ पे बनाए गए थे प्रोविंस के अंदर, तो इसको फिर यहाँ से हटाया जाता है। तो डायर की वॉज एबोलिश और उसकी जगह यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लेके आते हैं। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर क्या था कि अभी जो सेंटर है वो बिल्कुल भी दिखंद, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा। तो सेंटर विल नॉट इंटरफियर इन द सब्जेक्ट ऑफ प्रोविंस। तो यहाँ पे
प्रोविंस के जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसमें सेंटर अभी बिल्कुल भी इंटरफियर नहीं करेगा। तो ऑटोनॉमी यहाँ पे दी गई थी प्रोविंस को, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई जिसके अंदर सेंटर अभी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर या फिर सेंट्रल जो पूरा सिस्टम है वो प्रोविंस के अंदर कुछ भी इंटरफियर नहीं करेगा जितने भी सब्जेक्ट आते हैं प्रोविंस के अंदर। ठीक है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। इसके अलावा डायरेक्टियल सिस्टम जो था प्रोविंस के अंदर वो उन्होंने एबोलिश कर चुका है। इसके अलावा यहाँ पे फेडरल सिस्टम लाने की बात की गई थी। मतलब यहाँ पे साइमन कमीशन ने बोला था कि इंडिया के अंदर जो डायरेक्टियल सिस्टम है वो इतने ढंग से काम नहीं करेगा और बेसिकली हमको फेडरल सिस्टम लाना चाहिए। तो फेडरल सिस्टम लाने की बात तो की थी किसने, साइमन कमीशन ने, लेकिन ये एक्चुअल में आ नहीं पाया। तो फेडरल सिस्टम बात तो हुई थी लाने की, लेकिन एक्चुअल में एस्टाब्लिश नहीं हुआ, मतलब इफेक्ट के अंदर नहीं आया था। तो लॉ यहाँ पे लिखा तो गया था लेकिन इट डिडंट केम इनटू द इफेक्ट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, तो जितने भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, तो जैसे मैंने बताया था ना कि आप सेंट्रल के और प्रोविंस के अलग अलग सब्जेक्ट बनाए गए थे, तो उनको पूरा का पूरा वो दे दिया कि जो भी यहाँ पे प्रोविंस के अंदर जो भी मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी बैठेगी, तो उसके पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पावर था कि वो सारे सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऑन ऑल सब्जेक्ट, जितने भी यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रोविंस के जितने भी सब्जेक्ट है, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे चुके हैं जिसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सारी पावर है कि वो सारे सब्जेक्ट का एडमिनिस्टर कर सकते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किस पे, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कानून मतलब सब्जेक्ट ऐसे अलग रखते हैं जिसके ऊपर ये लॉ नहीं बना सकते, जैसे या फिर ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो एक तो लॉ ऑर्डर हो गया, इसके अलावा फाइनेंस हो गया। तो ऐसे भी कुछ एक दो मेन मेन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अभी भी क्या था, गवर्नर ही बना सकता था लॉ। ठीक है, या फिर वहाँ पे कोई भी ऑर्डर पास करना है तो गवर्नर की परमिशन लगती थी। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ चुकी है, मतलब सारे सब्जेक्ट पे अभी लेजिस्लेचर ही काम करेगा, गवर्नर का हाथ नहीं आएगा। लेकिन कुछ सब्जेक्ट पे यहाँ पे एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर और फाइनेंस जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस पर भी अभी भी पावर थी किसकी, गवर्नर की ही पावर थी। इसके अलावा यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ पावर हुआ था जिसके अंदर दो सब्जेक्ट बनाए गए थे ना, सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, अभी उसको और डिवाइड किया गया और आज 3 टाइप के सब्जेक्ट बना चुके हैं। तो डिवीजन ऑफ पावर हो चुका है वापिस से, जिसके अंदर सबसे पहला जो सेंट्रल सब्जेक्ट था, सेंट्रल लिस्ट थी, उसको भी फेडरल लिस्ट का नाम दिया गया है। सेकेंड जो है वो प्रोविंशियल लिस्ट, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है वो प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे तीसरी जो लिस्ट बनाई गई थी जिसका नाम था कॉनकरेंट लिस्ट। तो इंडिया की जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी यहाँ पे ये 3 लिस्ट तो आती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिस्टम है फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का जो पूरा सिस्टम है वो हमने 1935 के एक्ट से काफ़ी सारी चीज़ें हमने ली थी, लेकिन ये वाला जो था शेड्यूल हमने यहीं से लिया है, जिसके अंदर पावर को डिवाइड किया गया और 3 लिस्ट बनाई गई है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और यहाँ पे काफ़ी सब्जेक्ट को यहाँ पे रेसिडरी सब्जेक्ट भी रखा गया है। तो रेसिडरी सब्जेक्ट क्या होता है कि जो अभी तो हमने मतलब जो भी एक्चुअल में आगे जाके फ्यूचर में अगर कोई नया कानून या फिर नया सब्जेक्ट आ गया जो इन तीनों में से किसी में भी फिट नहीं होता है, तो वो फिर गवर्नर के अंदर जाएगा या फिर गवर्नर डिसाइड करेगा कि वो कौन सी लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। तो रेसिडरी सब्जेक्ट या फिर रेसिडरी पावर यहाँ पे बनाई गई और ये पावर किसके पास होगी, तो जो वाइसरॉय है तो जो गवर्नर जनरल है उसके पास रहेगी। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके अंदर भी 3 लिस्ट थी, सेंट्रल लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट थी और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट थी। लेकिन उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, तो राइट टू प्राइवेसी, ऐसे प्राइवेसी का कोई इशू नहीं था। तो प्राइवेसी के ऊपर वहाँ पे लॉ कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा, प्रोविंस बनाएगा या तो कॉन्करेंट में रखेंगे। तो वो उस टाइम पे तो पता ही नहीं था ना कि इंटरनेट होगा तो प्राइवेसी इशू आएगा आगे जाके। तो एआई का भी इशू जो है वो तो अभी का मामला है, तो उस टाइम पे तो एआई था नहीं, इंटरनेट में अब था नहीं। तो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जहाँ पे भी ऐसे एरिया से जहाँ पे नए नए कानून बनाने की हमको मतलब ज़रूरत पड़ती है, तो वो किस सब्जेक्ट में रखेंगे फिर, है ना। तो उसके लिए फिर हमने काफ़ी सारे पावर्स को कैसा रखा है, रेसिडरी पावर रखा है। तो अभी वो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन उस टाइम पे किसके पास थी, वाइसरॉय के पास थी। तो आपको पता होना चाहिए कि रेसिडरी पावर क्या होता है, फेडरलिस्ट क्या होती है जिसके ऊपर सिर्फ फेडरल या फिर सेंट्रल कानून बना सकता है। प्रोविंशियल मतलब जो भी आपका स्टेट होता है तो प्रोविंस होती है, तो वो यहाँ पे कानून बना सकते हैं। कॉन्करेंट में बेसिकली दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। लेकिन जो अगर दोनों ने बना दिया तो यहाँ पे माना किसका जाएगा, फेडरल का बना जाएगा।
ठीक है, तो ये यहाँ पे सिस्टम बनाया गया था और ये ही सिस्टम हमने आज के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर हमने ये अभी तक कैरी किया हुआ है। इसके अलावा जो प्रोविंस थी वहाँ पे तो डायरेक्ट सिस्टम एबलिश कर दी थी, लेकिन सेंटर पे यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिए। तो प्रोविंस से हटाकर यहाँ पे वापस कहाँ पे लेके आए, तो सेंटर पे भी डायरेक्ट सिस्टम आ चुका है। तो डायरेक्ट आ चुके हैं जिसके अंदर वापस से 2 टाइप के सब्जेक्ट सेम हो जाएंगे, जो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे और ट्रांसफर सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सेंट्रल लिस्ट है या फिर फेडरल लिस्ट है वो भी 2 हिस्सों में बांटी गई है। रिजर्व लिस्ट जिसके अंदर यहाँ पे कानून बनाने हैं, तो यहाँ पे 2 मतलब एक तो गवर्नर जनरल या तो वाइसरॉय लगेगा, और यहाँ पे प्लस जो उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी सारे मेंबर नहीं, सिर्फ 3 मेंबर यहाँ पे होंगे। तो रिजर्व लिस्ट के ऊपर जो कब कानून बनाने की बात आएगी, तो यहाँ पे गवर्नर जनरल या तो वाइसरॉय है, और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके 3 मेंबर, तो टोटल 4 मेंबर मिलके रिजर्व लिस्ट के ऊपर कानून बनाएंगे। और ट्रांसफर जो लिस्ट थी उसके अंदर जो गवर्नर जनरल है या तो वाइसरॉय है, दोनों सेम ही थे, है ना। प्लस जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहाँ से 10 मेंबर आएंगे। तो यहाँ पे 1 + 10 तो 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे 11 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व लिस्ट में सेम ही होगा ना, कि यहाँ पे रिजर्व लिस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखे जाएंगे, जैसे डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हो गया, है ना। और ट्रांसफर में जो लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, वही सारा यहाँ पे वापस से सेंट्रल लिस्ट को बांटा गया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ओडिशा एज अ न्यू प्रोविंस बनाया गया था, बिहार से अलग बनाया गया था, बिहार से ओडिशा को अलग किया गया था। तो ओडिशा एज अ न्यू प्रोविंस बना था। इसके अलावा यहाँ पे बॉम्बे से भी एक नया प्रोविंस बनाया था, बॉम्बे से भी सिंध को अलग कर दिया था। तो काफ़ी टाइम से बात चल रही थी कि सिंध को अलग किया जाए, यहाँ पे बॉम्बे से सिंध को एक नया प्रोविंस बनाया गया था। और टोटल इसके साथ टोटल 11 प्रोविंस यहाँ पे हो रहे थे। तो 11 प्रोविंस हो रहे थे, मतलब ब्रिटिश प्रोविंस यहाँ पे कितनी थी, 11 थी उस टाइम पे। तो अगर हम देख लें कौन सी है, तो अगर सबसे पहले देखिए बंगाल, है ना, जहाँ पे सबसे पहले राज हुआ था। 3 तो हमको पता ही है, बंगाल है, नीचे मद्रास है, इंडिया के नीचे मद्रास है, और यहाँ पे बॉम्बे। तो हम ये तीनों को तो नाम सुनते आ रहे हैं कि 3 यहाँ पे प्रोविंस थे और 3 गवर्नर थे। ठीक है, तो बंगाल थी, मद्रास थी, बॉम्बे थी। इसके अलावा कौन कौन सी थी, तो वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो बंगाल के ऊपर यहाँ पे बिहार है। ठीक है, बिहार से जैसे मैंने बताया अभी ओडिशा अलग हुई, तो यहाँ पे नीचे ओडिशा आ जाएगी। ठीक है, तो बंगाल अलग है, फिर ओडिशा अलग है, इसके अलावा यहाँ पे आसाम भी अलग है। इसके अलावा यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा है। तो यहाँ पे यूनाइटेड जो अभी का यूपी है बेसिकली वही है, तो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा है यहाँ पे। तो बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा है। फिर यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस है, जो आपका एमपी वाला इलाका है, वहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस है। इसके अलावा यहाँ पे बॉम्बे तो है ही, नीचे मद्रास है, और इसके अलावा यहाँ पे पंजाब प्रोविंस है, और यहाँ पे नई बॉम्बे से अलग करके सिंध बना दी है। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस है पंजाब के ऊपर। तो ये थी, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ, तो ये 11 प्रोविंस थी, जिसके अंदर बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, आसाम है, सेंट्रल प्रोविंस है, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा है, पंजाब है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस है, सिंध है जो अभी नई बनी थी 1935 के बाद, बॉम्बे प्रोविंस है, और मद्रास प्रोविंस है। इसके बीच में काफ़ी सारे जो है इंडिपेंडेंट स्टेट है, जो आपकी राजपूताना हो गए, यहाँ पे राजस्थान के अंदर राजपूताना आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे झांसी झांसी तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे राजपूताना है। फिर यहाँ पे नीचे देखे तो ये है, क्या बोलते हैं, हैदराबाद है नीचे, है ना। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे त्रावणकोर है। ऐसे काफ़ी सारे स्टेट थे अभी भी, क्या थे, इंडिपेंडेंट, मतलब जो प्रिंसली स्टेट थे वो अभी भी बहुत छोटे छोटे तो है ही। तो काफ़ी सारे स्टेट यहाँ पे अभी भी आज़ाद, जैसे यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो जाएगा ऊपर। तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट थे, और यहाँ पे ये 11 प्रोविंस थी जो ब्रिटिश के अंदर आती, तो ब्रिटिश प्रोविंस 11 थी। तो आपको याद रखना, उसमें से 2 अभी 1935 के बाद बनी है, और बिहार से उड़ीसा अलग हुई है, और बॉम्बे से सिंध अलग हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं कुछ भूल तो नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे इतनी सारी प्रोविंस 11 प्रोविंस से आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 2 हाउस बना दिए थे, तो यहाँ पे सेंट्रल जो प्रोविंस थी उसके अंदर बाई कैमरल सिस्टम था, मैंने बताया था। बाई कैमरल के अंदर जो अपर हाउस था अ, उसका नाम चेंज कर दिया था बेसिकली। तो यहाँ पे अपर और लोअर हाउस जो है, तो अपर हाउस का नाम रखा गया था काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसके अंदर अभी जो सीट थी वो 260 कर दी, मतलब इन नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी थी। इसके अलावा जो लोअर हाउस था उसके अंदर 375 सी, और इसका नाम रखा गया था फेडरल असेंबली। पहले वो प्रोविंशियल असेंबली थी, अभी क्या नाम बदल गया, फेडरल असेंबली यहाँ पे नाम रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 375 मेंबर थे, इसमें कुछ इलेक्टेड थे और कुछ क्या थे, आपके नॉमिनेटेड थे बाय द जो वाइसरॉय था। इसके अलावा पे यहाँ पे जब भी इलेक्शन होगा तो यहाँ पे सबको भी, मतलब सारे लोगों को वोटिंग राइट नहीं थे। जैसे मैंने बताया था कि जिसकी 3,000 से ज़्यादा अगर वो पे कर रहा है ना टैक्स, मतलब लैंड रेवेन्यू, तो उसको यहाँ पे राइट था। जिसके पास लैंड थी उसके पास राइट था, मतलब जिसकी इनकम टैक्सेबल थी उनको राइट था। तो जो वोटिंग का जो स्कोप था वो बढ़ाया गया था। यहाँ पे अभी 10 to 15% उस टाइम पे इंडियन जो थे वोट दे पाते थे। तो यहाँ पे स्कोप कैसे बढ़ा दिया, तो पहले सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर था, अभी एजुकेशन भी एक बना दिया। तो प्रॉपर्टी प्लस एजुकेशन, तो प्रॉपर्टी है जिसके पास, प्लस सेकंड कोई भी एजुकेटेड है तो एजुकेशन, और जो प्रॉपर्टी वाला है, पावर वाला, पैसे वाला है, तो दोनों ही अभी वोट दे पाते हैं। और यहाँ पे 10 टू क्या कर दिया, 15% यहाँ पे बढ़ा दिया था वोटिंग पावर। ठीक है, अभी भी यूनिवर्सल डायरेक्ट फ्रेंचाइज नहीं आया कि सबको वोटिंग देने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी और एजुकेशन के बेसिस पे वोटिंग देने का आपके पास राइट था। इसके अलावा यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट ला चुके थे, जो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। तो सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे आ चुके हैं, काफ़ी सारे लोग थे जो ऑलरेडी मुसलमानों के पास तो था ही। इसके अलावा सिख को दे दिया था। इसके अलावा 1999 के अंदर 1919 के अंदर सिख को दे दिया था। इसके अलावा यूरोपियन को दे दिया था, एंग्लो इंडियंस को दे दिया था। इसके अलावा क्रिश्चियंस को दे दिया था। अभी इसके अलावा इस बार इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है, वुमेन्स के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट है कुछ एरियाज में। इसके अलावा लेबर्स को, और यहाँ पे इंडियन क्रिश्चियन जो थे उनके लिए अलग से, इंडियन क्रिश्चियन जो है उनके लिए अलग से यहाँ पे बनाया गया है क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट। और यहाँ पे जो SC ST थे उनके लिए मैंने बताया था कि उनके लिए यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रखा था पूना पैक के थ्रू, कि पूना पैक में यहाँ पे अम्बेडकर ने, मतलब गांधी जी ने वो रख लिया है ना कि यहाँ पे पूना पैक्ट हुआ था अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया था उनको, लेकिन बेसिकली रिजर्वेशन दिया था। तो यहाँ पे रिजर्व सीट का कॉन्सेप्ट लाए थे। तो इसके अंदर ये भी लिखा है कि रिजर्व सीट मिलेगी किसको, SC ST वालों को, मतलब जो भी आपके ये मार्जिनलाइज सोसाइटी के जो लोग हैं उनको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे वोटिंग राइट सबको नहीं है। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ को है और कुछ को रिजर्व सीट नहीं है। टोटल जो सेंट्रल प्रोविंस थे उसके अंदर अपर हाउस, लोअर हाउस, टोटल 375 मेंबर्स थे, और यहाँ पे 260 मेंबर्स थे। ठीक है, यहाँ पे 3 साल में इलेक्शन होते थे, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1935 के बाद जो इलेक्शन पहला वाला इलेक्शन होगा वो 1937 में इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन कब होगा अभी, तो 1937 में इलेक्शन होता है। तो आपको याद रखना है कि 1937 में पहला इलेक्शन होता है 1935 के एक्ट के बाद। इसके अलावा यहाँ पे जो 11 प्रोविंस थी, 11 प्रोविंस में से यहाँ पे 6 प्रोविंस के अंदर बाई कैमरल सिस्टम लेके आ चुके हैं, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस का सिस्टम है वो भी 11 प्रोविंस के अंदर आ चुका है। तो बाई कैमरल सिस्टम आ चुका है 6 प्रोविंस के अंदर, 11 में से 6 को यहाँ पे दे चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो बंगाल के अंदर थी उसको हटाया गया और एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश की गई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको हटा दिया और यहाँ पे फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश की है, जो मतलब इंटर प्रोविंशियल जो भी मामले होगा, इंटर स्टेट डिस्प्यूट होगा वो सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे नीचे आपकी बेसिकली बेसिक कोर्ट्स है ना, आपकी जो सेशन कोर्ट्स है उसके ऊपर आपकी प्रोविंशियल कोर्ट आएगी, और उसके ऊपर सबसे ऊपर कौन है, इंडिया के अंदर फेडरल कोर्ट है। और फेडरल कोर्ट के ऊपर भी आपका वाइसरॉय बैठा हुआ है। तो वाइसरॉय के ऊपर भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और हाई कमिश्नर है, और उसके ऊपर कौन है, जो आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे पूरा से जजमेंट, अगर आपको आपको अगर न्याय चाहिए ना, जस्टिस चाहिए, तो इतने सारे लेयर्स यहाँ पे बांटे गए थे। यहाँ पे फेडरल कोर्ट बनाई गई थी जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होगा और मैक्सिमम 6 जजेस होंगे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 6 जजेस की, मतलब 6 जस्टिस बनाए जाएंगे। और नाम चेंज कर दिया फेडरल कोर्ट, पहले सुप्रीम कोर्ट थी,
जो बंगाल के अंदर बनी थी, और उसका सबसे पहला चीफ जस्टिस कौन था वो आपको बताना है, और यहाँ पे इसके बाद कौन बना था वो भी आपको बताना है। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी राइट नहीं दिया गया था, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है, मतलब जो ये 1935 का एक्ट बना है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस लाने हैं, कोई भी रूल के अंदर चेंज लाने हैं ना, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होगा, है ना, एक सेकेंड, अमेंडमेंट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा वो कहाँ से आएगा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आएगा, ना कि इंडियन पार्लियामेंट से। तो यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ही क्या करेगी, अमेंडमेंट का जो पावर है इंडियन पार्लियामेंट को नहीं दिया गया, मतलब इंडियन लेजिस्लेचर को नहीं दिया गया। वो पावर सारा किसके पास है, अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही है। मतलब अभी भी इंडिया एज अ क्या है, आज़ाद नहीं है, अभी भी हम क्या है उसके अंडर ही जी रहे हैं। मतलब इंडिया का अगर कोई भी कानून चेंज करना है तो वो अभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट, इसको कैंसिल कर चुके हैं हम, इसको हटा दिया है हमने, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था यहाँ पे, शुरुआत में बता दिया था मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ, यहाँ पे नहीं, और कहाँ बताया था मैंने, नहीं तो बताया था, यही बना दिया था ना यहाँ पे, कि बर्मा को अलग किया गया। तो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तीनों की थी ना, इंडिया के लिए, बर्मा के लिए और एडन के लिए, है ना। एडन बेसिकली एक कंट्री का नाम है जो आपकी सोमालिया के आसपास आती है, अफ्रीका के अंदर। तो ये सोमालिया तो नहीं, हाँ शायद नहीं, अपने सऊदी अरेबिया के नीचे आती है। तो एडन करके एक छोटी सी कंट्री है, तो उसके तीनों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स अभी एक ही था, है ना। तो उसकी मतलब, क्योंकि अब तीनों को अलग कर चुका है, तब तो तीनों के लिए अलग अलग बनाने की तो मतलब ज़रूरत थी, तो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट थी उसको ही एबोलिश कर दिया है ना। तो उसकी जो मतलब काउंसिल थी, पूरी की पूरी काउंसिल, यहाँ पे अभी इंडिया जो 15 मेंबर की काउंसिल थी, अभी वो नहीं है। तो देर विल बी नो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि ये सब अभी आ चुका है किसके अंदर, 1935 के एक्ट के अंदर। अभी बेसिकली इसके बाद होगा क्या कि 1937 में इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में बेसिकली पार्ट लेगी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और यहाँ पे कांग्रेस को मतलब मुस्लिम लीग भी पार्ट लेगी और कांग्रेस भी पार्ट लेगी। लेकिन जो 11 प्रोविंस है उसके अंदर से 7 प्रोविंसेस के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है। कि यहाँ पे मुस्लिम लीग को फिर ऐसा होता है कि हमको तो कभी राइट्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हर बार मानो इंडिया आज़ाद भी हो गया तो मुसलमानों को तो हमेशा मतलब इतने सारे मतलब इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए फिर उन्होंने जो जिन्ना है, उन्होंने यहाँ पे वो रखा कि प्रस्ताव रखा कि हम क्या करेंगे, इंडिया मतलब हमको एक अलग से देश चाहिए पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो नाम नहीं रखा था, लेकिन अलग से एक मुस्लिम देश चाहिए। उसके अंदर ईस्ट में भी चाहिए और वेस्ट में भी चाहिए, दोनों जगह मांगा था, क्योंकि बंगाल के अंदर जो उस टाइम पर बंगाल था उसमें पॉपुलेशन मुसलमानों की ज़्यादा थी। और जो आपका ये वाला इलाका था ना, पंजाब की साइड वाला इलाका, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, उसके अंदर भी मुसलमानों की मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा थी। तो दोनों तरफ मांग उठी कि हमको क्या चाहिए, एक अलग से मुस्लिम स्टेट चाहिए, इस्लामिक स्टेट चाहिए। तो यहाँ पे कांग्रेस 7 सीटें जीत चुका था। इसके अलावा 1937 की इलेक्शन के बाद 1939 में तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है, और वो 1945 तक चलती है। 1945 तक तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 चलती है। इसके बाद क्रिस्ट मिशन आता है, इसके अलावा काफ़ी कुछ आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, काफ़ी कुछ होता है। इसके बाद बेसिकली इंडिया आज़ाद हो जाता है, और 1946 के अंदर ही, है ना, हमने मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन चुकी थी इंडिया की। तो जो सबसे पहली मीटिंग होती थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। वहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को एज अ क्या बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। फिर मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट होते हैं। इसके बाद परमानेंट प्रेसिडेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या थी, उसने मतलब उसमें कितने मेंबर्स थे, उसमें प्रेसिडेंट कौन था, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था, कितनी सीट थी, मतलब आगे की जो कहानी वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पे इंडिया अभी आज़ाद हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इसकी जो कहानी है ना, हिस्ट्री, वो हम हिस्ट्री वाले पोर्शन में देख लेंगे। अभी मैं ज़्यादा उसमें डीपली नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें तो समझाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको आइडिया आ गया होगा कि अभी तक क्या हिस्ट्री चल रही थी। तो 1946 के अंदर यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती है, और इसको 2 साल 11 महीने लगते हैं, है ना। 2 साल 11 महीने और कुछ दिन थे। उसके अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे 26 दिसंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार था। लेकिन हमने 2 महीने राह देखी ना, तो 26 जनवरी, दिसंबर नहीं, नवंबर, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार था।
लेकिन हमने जो उसको एग्जीक्यूट किया है ना, उसको लागू करवाया था 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू करा, इनेक्ट करवाया है, क्योंकि मैंने बताया था कि 1939 के अंदर यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की, 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज हमने डिक्लेयर किया था। और हमने पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया था अपना 26 जनवरी 1930 को। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने 2 महीने थोड़ा सा डिले किया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली रिपब्लिक डे बनाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन लागू हुआ, इसलिए हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है। बाकी हम मिलते हैं। थैंक यू।